give you my heart. नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल राइजिंग फिनिक्स में। आज हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी हमारे संविधान में पार्ट 4 में इंक्लूड किया गया है। देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जिसका जवाब आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सवाल ये है कि ये जो DPSP, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे संविधान में जितनी भी चीज़ें हमने इंक्लूड की है, ज़्यादातर चीज़ें हमने बाहर से बोरो की हैं, दूसरे संविधान से बोरो की हैं, जिनके संविधान में कुछ बातें अच्छी लिखी नहीं थी। तो आपको जवाब इस चीज़ का देना है कि DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने कौन सी कंट्री के संविधान से लिया है, कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये चीज़ बोरो की है। राइट, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। अब शुरू करते हैं वीडियो। तो DPSP क्या है, पहले ये समझते हैं कि DPSP होता क्या है। तो DPSP यानी कि आप जानते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 में, जब बनकर रेडी हुआ, उस समय संविधान निर्माता यानी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जानते थे कि इस समय ऐसा कंट्री का जो अभी इस समय टाइम है वो अनुकूल नहीं है, यानी वो टाइम सही नहीं था। उस समय राइट्स हो रहे थे, लोग पलायन कर रहे थे, माइग्रेट हो रहे थे पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान। तो संविधान निर्माताओं ने कुछ ऐसी बातें जो उस समय लागू नहीं की जा सकती थी, उन सारी बातों को इन्होंने डायरेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंडर रख दिया गया। यानी ये वो बातें हैं जिन्हें सरकार को निर्देश देती हैं कि जब भी सरकार को लगे कि ये सही समय है तो उन बातों में से वो बातें लागू धीरे धीरे करते जाएं। यानी कि ये जो एक कल्याणकारी राज्य बनाने का जो सपना है, एक कल्याणकारी देश बनाने का जो सपना था संविधान निर्माताओं का, उसके लिए कुछ बातें बहुत ज़रूरी है जो सरकार को करनी चाहिए। तो जो भी सरकार आती है सत्ता में, वो इन DPSP में से कुछ चीज़ें लागू करती हैं जैसा उनको सही लगता है। तो ये DPSP ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट या लॉ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर सरकार DPSP में लिखी हुई कोई बातें अगर लागू नहीं करती है तो कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकता है कि संविधान में ये DPSP लिखा हुआ है, इसके बावजूद सरकार इसको लागू नहीं कर रही है। क्योंकि DPSP एक ऐसी प्रिंसिपल्स, ऐसी बातें हैं जो सरकार के ऊपर छोड़ दी गई हैं, जब सरकार को सही लगेगा तभी वो लागू करेंगे। अब ये DPSP जो पार्ट 4 पे हैं, इनमें कुछ आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक ये DPSP लिखे हुए हैं। तो आज हम कुछ आर्टिकल्स देखेंगे, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं आर्टिकल नंबर 36 से। तो आर्टिकल नंबर जो 36 है वो कहता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट मतलब, देखिए, जब हम ये DPSP पढ़ेंगे तो जगह जगह पे स्टेट वर्ड का यूज़ आएगा। बहुत सारे ऐसे स्टेट नाम से बहुत सारे वर्ड आएंगे कि स्टेट को ये करना चाहिए, स्टेट को ऐसा करना चाहिए, स्टेट को वैसा करना चाहिए। तो ये स्टेट वर्ड जो बार बार आएगा यहाँ पर, उसकी डेफिनेशन पहले आर्टिकल 36 में बता दी गई है। तो स्टेट की डेफिनेशन क्या होगी? स्टेट का डेफिनेशन होगा, जब भी हम पॉलिटी में स्टेट बोलते हैं तो उसका मतलब राज्य नहीं होता, उसका मतलब होता है देश। तो देश की जो सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सरकारी जितने भी सरकारी विभाग हैं, वो सारी चीज़ें स्टेट के डेफिनेशन में इंक्लूड की जाती है। ठीक है, तो आर्टिकल 37 देखते हैं। आर्टिकल 37 कहता है कि DPSP आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। अभी मैंने समझाया था आपको थोड़ी देर पहले कि जो DPSPs है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, उनको सरकार पर थोपा नहीं गया या बाध्यकारी नहीं होती है। सरकार के लिए कंपल्सरी नहीं है कि उस पर लागू किया जाए। इस सरकार को चॉइस है कि जब वो सही समय, उनको लगे कि सही समय है, तो DPSP को वो लागू कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जाकर इनके खिलाफ PIL नहीं कर सकता है, राइट, सरकार के अगेंस्ट में कि उन्होंने DPSP लागू नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता। आर्टिकल नंबर 38 देखिए, स्टेट शैल एस्टैब्लिश
सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। मतलब राज्य को हमेशा ये करना चाहिए कि वो सोशल ऑर्डर बना के रखे, यानी समाज में व्यवस्था बना करके, ताकि समाज में रह रहे लोगों का कल्याण हो सके। क्योंकि देखिए डीपीएसपी का पूरा डीपीएसपी का जो सिद्धांत है वो यही कह रहा है कि भारत को, इस देश को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है, और कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए ये सारी बातें जरूरी है। तो उसमें इसलिए 38 में लिखा है कि स्टेट को, राज्य को या सरकार को ये चाहिए कि हमेशा सोशल ऑर्डर बनाए रखें, समाज में व्यवस्था बनाए रखें, ताकि वेलफेयर ऑफ द पीपल किया जा सके, यानी पीपल का वेलफेयर किया जा सके। आर्टिकल 39 जो कहता है, यह सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। यानी अब आर्टिकल 39 में कुछ प्रिंसिपल्स लिखे हुए, कुछ सिद्धांत लिखे हुए हैं। उनको आर्टिकल 39 बोलता है कि सरकार को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना जरूरी है। अगर वो चाहती है कि एक कल्याणकारी राज्य बने तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि ये प्रिंसिपल लागू किए जा सके। तो कौन कौन से प्रिंसिपल है 39 में देखिए। पहला है इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू मेल एंड फीमेल, राइट। यानी स्त्री हो या पुरुष, दोनों को ही रोजगार का इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी रोजगार के समान जो है अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। देखिए ये जो इम्पोर्टेंट है 39 का बी एंड 39 का सी। मैं बताऊंगा क्यों इम्पोर्टेंट है, पहले देख लेते हैं क्या है 39 का बी। फिजिकल रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच मैनर दैट ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी आर बेनिफिटेड। मतलब कि जितने भी हमारे देश के भौतिक संसाधन हैं, मतलब भौतिक संसाधन मतलब जितने भी मिनरल्स हैं, हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, हमारे पास जो खदान है, मतलब जो हमारे पास अनाज वगैरह है, तो ये सारी फिजिकल रिसोर्सेज जो भी हैं उनको इस तरीके से सरकार को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि समाज के जितने भी सेक्शन है, समाज के जितने भी वर्ग हैं, उन सबको बेनिफिट हो, उन सबको क्या हो, बेनिफिट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक वर्ग को बेनिफिट कर दे, दूसरे वर्ग को कुछ मिले ही ना। तो फिजिकल रिसोर्सेज को सबको समान तरीके से बांटना चाहिए। सी देखिए, मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी शुड बी इन अ मैनर दैट देयर शुड नॉट बी सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ एंड प्रोडक्ट। मतलब इसका मतलब ये होता है कि सरकार को ये चाहिए या राज्य को ये चाहिए कि वो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का इस तरीके से मैनेज करे कि जो रिसोर्सेस हैं, जितने भी पैसे हैं, वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, वो सेंट्रलाइज ना की जा सके, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक व्यक्ति या किसी एक समूह के हाथ में पूरे देश का पैसा ना आ जाए, पूरे देश का रिसोर्स ना आ जाए, वेल्थ ना आ जाए। तो सरकार को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि इकोनॉमी का मैनेजमेंट ऐसा हो कि पूरा सरकार के पास, ऐसा ना हो कि पूरे का पूरा प्रॉपर्टी और वेल्थ सरकार के हाथ में आ जाए, और ऐसा भी ना हो कि प्राइवेट के हाथ में चला जाए। तो ये 39 का बी और सी इम्पोर्टेंट है। डी देखिए, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल जॉब्स टू बोथ मेल एंड फीमेल। मतलब हमें एक ही काम के लिए, पुरुष हो या चाहे महिला हो, अगर वो दोनों एक ही काम कर रहे हैं या एक जैसा काम कर रहे हैं, इक्वल क्वालिफिकेशन है, तो दोनों को बराबर समान वेतन भी देना जरूरी है। आप देखते होंगे कई बार हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर्स में, फॉर एग्जांपल मैं नहीं कह रहा हर स्कूल्स में, पर फॉर एग्जांपल प्राइवेट स्कूल्स में आप देखते होंगे कि सेम सब्जेक्ट जो एक लेडी पढ़ा रही है और सेम सब्जेक्ट जो एक पुरुष पढ़ा रहा है, दोनों की सैलरी में अंतर आ जाता है। मेल को ज़्यादा मिलता है, फीमेल को कम मिलता है। दुर्भाग्यपूर्ण है ये, पर ऐसा होता है, रियलिटी है ये। तो इसे हम बोलते हैं इकॉनमी डिस्पैरिटी या इकॉनमी अनइक्वलिटी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि इक्वल वेजेस फॉर इक्वल जॉब्स टू मेल एंड फीमेल होना चाहिए। ई देखिए, ई है प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट पॉसिबल अब्यूज। मतलब इसमें ये क्या है कि सरकार को या राज्य को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि जो लेबर्स हैं या उनके जो बच्चे हैं, उनकी हेल्थ और स्ट्रेंथ के अनुसार ही उन्हें काम दिया जाए। ऐसा ना हो कि
किसी बच्चे से इस तरीके का काम कराया जा रहा है जो उसकी स्ट्रेंथ से बहुत बड़ा काम है, ये ऐसा ना हो कि उसकी हेल्थ पे जो है एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा हो। तो सरकार को चाहिए कि वो जितने भी वर्कर्स हैं या चिल्ड्रंस हैं उनको, यहाँ पे लिखा है फोर्सेबल अब्यूज़, किसी भी ऐसे काम से बचाएं या ऐसे काम से सुरक्षित करें जो उनके स्ट्रेंथ या हेल्थ को अफेक्ट करता हो। राइट। एफ देखिए, एफ है लास्ट पॉइंट है इसका 39 का एफ, अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस। मतलब बच्चों के लिए हमेशा राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सरकार जो स्टेट में डेफिनेशन दी थी, स्टेट में जो भी लोग आते हैं तो स्टेट को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप किया जाए जिसमें जो बच्चों का विकास है वो किया जा सके। राइट। आप देखते होंगे सरकार बहुत सारी चीज़ें करती हैं बच्चों के विकास के लिए। आजकल एलिमेंट्री एजुकेशन को कंपल्सरी कर दिया है, 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन कर दी गई है। तो इस तरीके से एजुकेशन या डेवलपमेंट, चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। राइट। तो इस सरकार को ऐसा करना चाहिए ताकि कल्याणकारी देश बन सके। बच्चे ये है जो फ्यूचर है आगे का, भारत का फ्यूचर यही बनाएंगे। राइट। तो इस तरीके से हमने देखे कि 36, 37, 38, 39 में ये एफ पॉइंट तक हमने देख लिया। अब अगला हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि आगे के जो 51 तक है वो क्या क्या है, डीपीएस पीस क्या क्या करना चाहिए सरकार को। राइट। अब मैं ये बता दूं कि आपको मैं जो बोल रहा था 39 का बी एंड सी इम्पोर्टेंट क्यों है। 39 का बी और सी जो इम्पोर्टेंट है वो इसलिए क्योंकि ये दो जो आर्टिकल्स हैं 39 बी और 39 सी, ये फंडामेंटल राइट्स से भी ऊपर सुपीरियर माने जाते हैं। राइट। अब मैं आगे बताऊंगा आपको कि ये सुपीरियर क्यों माने जाते हैं। तो मेरे इस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।